Good morning, everyone. I welcome you all to the online classes of science subject. आज हम क्लास में जो हम पढ़ रहे थे हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे थे और उसको अभी हमने कंप्लीट नहीं किया था, थोड़ा बहुत रह गया था। उसी को कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर ख़त्म होते ही सबको पता है कि क्या करना होता है। नोट्स वगैरह तो सबके बने ही होने चाहिए। साथ में चैप्टर के बाद में जो एक्सरसाइज दिया हुआ होता है उस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करना होता है और उसके बाद में जो टास्क्स दिए होते हैं एक्सरसाइज के बाद में वो टास्क्स भी करना ज़रूरी होता है अगर पॉसिबल हो तो। अगर कोई एक्टिविटी करने को दिया हुआ है और वो एक्टिविटी घर पे करना पॉसिबल है, वो सारे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, वो सारे सेटअप तैयार हो जाएंगे। अगर ऐसा पॉसिबल है तो सभी लोगों को ये एक्टिविटीज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने इस पर्टिकुलर बॉक्स को अच्छे से समझा था। इस पर्टिकुलर बॉक्स में क्या दिया हुआ था कि जो हम सांस लेते हैं, सांस लेते हुए सिर्फ ऑक्सीजन अंदर नहीं लेते हैं, हम पूरा का पूरा हमारे सराउंडिंग में जो एयर है उसमें जो गैसेस का कंपोजिशन है वो पूरे के सारे गैसेस हम अंदर लेते हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन का ही यूटिलाइजेशन करते हैं। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात इस बॉक्स से ये पता चलती थी कि हम पूरा का पूरा ऑक्सीजन यूटिलाइज भी नहीं कर पाते हैं। अगर हम ध्यान दें इस बॉक्स में तो लिखा हुआ है कि 21% ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और जब वापस छोड़ते हैं तो 16.4% छोड़ते हैं। ठीक है, तो 4.6% अराउंड जो ऑक्सीजन है हर बार जब हम इनहेल करते हैं तो 4.6% अराउंड ही हम सिर्फ यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें कि हम अपने सराउंडिंग से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन जब वापस छोड़ते हैं तो वो 4.4% होता है। इसका मतलब हमारा बॉडी खुद का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कवर कर ली थी। उसके बाद ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत देखा था। हम इंसेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या ऐसे बोल सकते हो कि बोल सकते हैं कि एक वेब है, वेब ऑफ पाइप्स ऐसे बोल सकते हो। पाइप्स का जाल है, ठीक है, जो कि इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ट्रैकिया उसको बोलते हैं। हमें याद होगा कि जो हमने पढ़ा हुआ था कि इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स सराउंडिंग का जो एयर होता है वो अपने बॉडी के साइड में छोटी छोटी छेदें होती हैं। उन छेदों को हम स्पिरेकल्स बोलते थे। अगर याद हो तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि उनको हम क्या बोलते हैं, स्पिरेकल्स। तो स्पिरेकल्स का यूज़ करके वो सारा का सारा सराउंडिंग एयर अंदर लेते हैं और वो सारा का सारा एयर जो है वो ट्यूब लाइक एक नेटवर्क होता है, एक वेब होता है, उन्हीं को ट्रैकिया बोलते हैं। उसी के थ्रू पूरे बॉडी के एक एक पार्ट में पहुंचा देते हैं। बॉडी के पार्ट में कैसे पहुंचता है, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस था जिसके बारे में हमने क्लास में समझा भी था कि डिफ्यूजन के थ्रू ही वो जो गैसेस होती थी, वो जो सारी की सारी सराउंडिंग एयर होता जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस था, उसमें से सारी गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू ही बॉडी के अंदर पहुँचती। मतलब अगर उन पाइप्स से बॉडी तक पहुँचना है तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, उसके थ्रू पहुँच रहा है। लेकिन अगेन इनको भी ऑक्सीजन से मतलब होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, बाकी सारे गैसेस को एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने अगला जो इंसेक्ट पढ़ना था या अगला टाइप का एनिमल पढ़ना था वो था अर्थवर्म। शायद अर्थवर्म भी हो गया था, अगर नहीं हुआ होगा तो हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अर्थवर्म में कह रहा है कि रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 7-6 दैट अर्थवर्म्स breathe through their skins. The skin of an earthworm feels moist and slimy on touching. तो क्या कह रहा है,
अर्थ का जो स्किन होता है ना वो मॉइस्ट होता है, थोड़ा सा चिपचिपाहट उसमें होती है, थोड़ा सा गीला गीला सा महसूस होता है उसको टच करने में। एंड स्लाइमी, स्लाइमी मतलब चिपचिपाहट उसमें होती है, जैसे आपकी जो सर्दी निकलती है उसमें चिपचिपाहट होती है, उसको स्लाइमी बोल सकते हैं, वैसे ये भी हल्का सा स्लाइमी होता है। On touching, gases can easily pass through them. Though frogs have a pair of lungs like human beings, they can also breathe through their skin, which is moist and slippery. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने स्किन के थ्रू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहा होगा, रिस्पायर कर रहा होगा, उन ऑर्गेनिजम्स का जो स्किन होना चाहिए वो मैक्सिमम केसेस में मॉइस्ट भी होगा और स्लाइमी भी होगा। तो यहाँ से इन सब चीज़ों से हमने यही कंक्लूड किया था कि अभी तक हमने देखा कि एक तो ह्यूमंस के बारे में देखा, ह्यूमंस के अलावा अदर एनिमल्स के बारे में देखा था कि जिनके पास लंग्स होते हैं, उनमें हमने एक फ्रॉग भी देखा था कि फ्रॉग के पास में लंग्स होते हैं, उस कैटेगरी में भी इसको जोड़ा गया था। फिर हमने जो है इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा जिनके 6 लेग्स होते हैं, उनमें ट्रैकिया था, ट्रैकिया के थ्रू ही सारा का सारा रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस हो पाता है। उसके बाद हमने अर्थवर्म देखा, अर्थवर्म का जो स्किन होता है वो स्लाइमी होता है और मॉइस्ट होता है। लेकिन एक और ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, जो कि है फ्रॉग। फ्रॉग जो है लंग्स वाली कैटेगरी में था और स्लाइमी स्किन के भी कैटेगरी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फ्रॉग होते हैं उनके पास में 2 तरह का सिस्टम होता है रेस्पिरेशन करने का। एक तो लंग्स काम करते हैं, दूसरा स्किन काम करता है। चूँकि जो फ्रॉग होते हैं वो लैंड पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, तो इनके पास में ये स्पेशल टाइप ऑफ बोल सकते हो कि अडॉप्टेशन हो गया है, जिसकी वजह से ये दोनों जगह पे रहना इनके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं। बूझो कहता है, Bojo has seen in television program that whales and dolphins often come up to water surface. They even release a fountain of water sometimes while moving upwards. Why do they do so? तो इसके बारे में मुझे अगर ठीक ठीक याद हो तो क्लास हमने इसको डिस्कस किया हुआ था कि अगर तुमने पानी में फूंका, अगर एक गिलास पानी लिया हुआ है और पानी में बहुत तेज़ी से फूंक रहे हो, तो पानी कुछ तो छलक के बाहर निकल आता है और उसमें कुछ बबल्स भी बनने लगते हैं। लेकिन अगर पानी में एक तुमने स्ट्रॉ लिया और स्ट्रॉ को हल्का सा पानी में अंदर किया हुआ है, डिप किया हुआ है, और उसके बाद में उस पानी में अगर धीरे धीरे जेंटली फूंकोगे तो उसमें से बबल्स निकलने लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इनके केस में भी हो रहा है, डॉल्फिन्स के केस में और वेल्स के केस में भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि डॉल्फिन्स और जो वेल्स होते हैं इनके पास में लंग्स नहीं होती। ठीक है, इनके पास में ब्लो होल्स होते हैं, उनके थ्रू जो भी इनके लंग्स वगैरह होंगे या जहाँ पे भी वो एयर जाके स्टोर होता है, वो जो कैविटी होती है उस कैविटी का स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि एक बार में उन्होंने सांस लिया तो अगले 1 घंटा 2 घंटा जितना भी उनके लिमिट हो उतने देर का हवा एक बार में अंदर ले लेते हैं। उस पानी के अंदर मस्त तैरते रहते हैं और उसके बाद जैसे ही उनको लगता है कि अच्छा अब जो अंदर जिस कैविटी में भरा हुआ था एयर वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो वापस से वो सरफेस पे आ जाते हैं। और फूंकते हुए बाहर क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर सांस अंदर ले रहे हैं तो सांस को बाहर भी तो छोड़ना पड़ेगा, अगर इनहेल कर रहे हैं तो एक्सहेल भी तो करना पड़ेगा। तो एक्सहेल का जो प्रोसेस है उसी की वजह से फाउंटेन ऑफ वाटर्स दिखते हैं। ठीक है, अब ब्रीदिंग अंडर वाटर के बारे में पढ़ते हैं। ऑलरेडी सबको आइडिया है इसके बारे में। क्या आइडिया है कि जो मैक्सिमम फिश वगैरह होती हैं उनके पास में गिल्स होते हैं, गिल्स का यूज़ करके वो अपना ब्रीद करते हैं, रेस्पायर करते हैं। तो कह रहा है कैन वी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर? देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर, हाउ डू दे ब्रीद अंडर वाटर? यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स in fish help them to use oxygen dissolved in water. Gills are projections of the skin. तो क्या कह रहा है कि गिल्स क्या होते हैं? वो स्किन के प्रोजेक्शंस है, मतलब स्किन ही थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हो, उसके अंदर का टेक्सचर थोड़ा सा चेंज हो गया है, उसके अंदर का जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया है। ठीक है, यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमें पता है कि ब्लड वेसल्स के बारे में अगर तुम्हें याद हो तो ब्लड वेसल्स एक जगह और पढ़ा था कि
जब हम ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, तो अगर तुम्हें याद हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स होते हैं, वहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते थे। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स एब्जॉर्प्शन करते थे और ब्लड वेसल्स इंश्योर करते थे कि जिस मटेरियल को वो मटेरियल जो एब्जॉर्ब हो रहा है वहाँ से जिस मटेरियल की जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे भेज दिया जाए। तो ब्लड वेसल्स वहाँ पे भी थे। एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन का जो काम था मेनली ब्लड वेसल्स ही करते थे। इन द सेम मैनर ब्लड वेसल्स यहाँ पे भी सेम काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं। अच्छा, हम अगर हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे जो लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर वगैरह होता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी उसकी होती है, वहाँ पे भी ब्लड वेसल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहाँ पे भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू हर एक जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब भी ब्लड वेसल्स की बात हो तो ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है कि वो चीज़ों को, मटेरियल्स को, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, फिर डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर। अच्छा हाँ, इसके बारे में हमने फिश के बारे में और एक चीज़ बात किया था कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है। तो जब सबको पता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है और वही ऑक्सीजन उनको चाहिए होता है। ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन के साथ में अदर गैसेस जो कि पानी में घुल सकती हैं, वो सारी गैसेस घुली होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें घुला हुआ होता है। लेकिन अगेन जैसे हमने उस बॉक्स में देखा था, ब्लू बॉक्स में देखा था कि कैसे सारी गैसेस तो अंदर जाते हैं, लेकिन जिन जिन गैसेस से काम होता है, बनना है, उन्हीं गैसेस का इवेंचुअल एब्जॉर्प्शन होता है या यूटिलाइजेशन होता है। तो ऐसे फिश अपने माउथ को ओपन करती हैं। माउथ को ओपन करेंगी तो उनके अंदर पानी चला जाता है और उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वो एब्जॉर्ब होता है गिल्स में। गिल्स उस जैसे मुंह खोलेंगी पानी अंदर आएगा, उसके बाद वो अपने गिल्स को खोल देती हैं। गिल्स के रास्ते से पानी बाहर निकलने लगता है और उसी दौरान, इसी ड्यूरेशन में, जब वो पानी बाहर निकल रहा है उसी ड्यूरेशन में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है उनके गिल्स में और उसके बाद ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला कह रहा है कि डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर। एक काम करते हैं, डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, अभी मुझे पता है कि रिवीजन ही हुआ है तुम्हारा, लेकिन ठीक है, अभी पहला लेक्चर है, आराम से करते हैं। और बार बार याद दिलाना चाहता हूँ तुम्हें कि हम बड़े ही आराम से पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, हम ऐसे पढ़ेंगे कि जो भी चीज़ें एक बार हमने पढ़ी हुई हैं वो चीज़ भूलेगी नहीं और वो चीज़ अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, नोट्स ऐसे बनाने हैं कि जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चाहे बुक में दिया हुआ हो या ना दिया हो। अगर बुक में नहीं दिया हो तो वो तुम्हारा एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा। वो बात अलग है कि वो चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन हाँ, वो एक्स्ट्रा नॉलेज अगर तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हारे काम में आएगा। ठीक है, चलो ऑन दैट नोट यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।